बच्चों आइए देखा जाए हम लोग जो है क्लास 10 का यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। हालांकि इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, कभी कभी होता है कि इसका डेरिवेशन पूछ दिया जाए। यदि डेरिवेशन नहीं आता तो इस पर एक न्यूमेरिकल बहुत आवश्यक रूप से आ ही जाता है 6 नंबर में लॉन्ग में। तो अगर जो संयोजन होता है किसका होता है, प्रतिरोधों का संयोजन होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है बच्चों चालक तार में। प्रतिरोध होता है चालक तार। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसका वह भौतिक गुण है जो उसमें धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है। प्रतिरोध का कार्य है कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाह को रोकने का कार्य करता है प्रतिरोध। और ओम के नियमानुसार किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध उस चालक तार में उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है ओम के नियमानुसार। बात ये भी आ सकती है कि ओम का नियम क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ओम के नियमानुसार एक चीज है, अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में जाते जाते कि ओम का नियम क्या है, तो ज्यादातर परिवार में एक चीज आपको मिलेगा, घर में एक इलेक्ट्रिक उपकरण है स्टेबलाइजर, सबके घर में होता है। आप स्टेबलाइजर में एक चीज नोटिस किए होंगे, इधर आपका वोल्टेज लिखा होता है 0, 10, 20, 30 ऐसे लिखा रहता है, तकरीबन 300-400 वोल्ट तक जो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। आप इसमें देखते हैं क्या होता है कि जब धारा कम आती है, धारा का मतलब गांव में उसको बोला जाता है लाइन कम हो गई, लाइन ज्यादा हो गई, और लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा से है। तो जब देखेंगे ये जो होता है स्टेबलाइजर होता है, इसमें वोल्ट लिखा होता है 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ये जब वोल्ट घटता और बढ़ता है, वोल्टेज जब घटता है या बढ़ता है, अगर वोल्टेज घट गया तो लोग बोलते हैं कि लाइट कम हो गई, और लाइट का मतलब किससे भैया, धारा से है। और जब वोल्टेज बढ़ गया तो लोग कहते हैं लाइट बढ़ गई, इसका मतलब धारा बढ़ गई। तो इसका सीधा संबंध है, वोल्ट का मतलब है विभवांतर से, विभवांतर से है, और इधर आपका क्या है, लाइन का मतलब किससे, धारा से। तो ओम का यही नियम है कि अगर विभवांतर घट गया तो धारा घट गई, यदि विभवांतर बढ़ गया तो धारा बढ़ गई। यही ओम का नियम है। बस इसका किताब में इसका लिखने का उस टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि हम कहते हैं ओम का नियम क्या है, तो हम कहते हैं किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर V यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। चालक तार में भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि उसकी लंबाई नियत रहने दें, उसका जो क्षेत्रफल उसको नियत रहने दें, चालक तार का ताप नियत रहने दें, तब जाकर ओम का नियम लागू होगा। तो यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। हम इधर एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको बोला जाता है रेसिस्टेंस R, और इस रेसिस्टेंस को हम इधर नियतांक बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको कहा जाता है चालक तार का प्रतिरोध। यही ओम का नियम है। एक बात ये भी रखिएगा, ओम के नियम में जो ग्राफ बनता है धारा और प्रतिरोध के बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में, वह सरल रेखा होता है। बहुविकल्पी में सवाल पूछ सकता है कि ओम के नियम में ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ सरल रेखा में होता है। तो ओम का नियम आप जान चुके हैं। अब हम आते हैं जो इधर टॉपिक हमने लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन का तात्पर्य है कि जब मान लेते हैं हमारे पास 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ते क्या है, कैसे है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देते हैं। देखिए ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, इन दोनों को जोड़ दिया तो यही संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। जब प्रतिरोधों में
पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देते हैं, तो प्रतिरोधों का यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। खास बात ये याद रखना आपको, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, परंतु विभव का मान अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा है वो एक जैसी होगी, परंतु विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो माना हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब आइए देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में धारा समान परंतु विभव अलग अलग। तो ओम के नियमानुसार हम पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे। ओम के नियमानुसार R1 में उत्पन्न विभवांतर। अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है भाई, उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, V बराबर R इंटू आई। देखिए प्रतिरोध हमें निकालना है, धारा समान होती है तो बचा हुआ क्या है, वोल्टेज है, विभवांतर है, तो हम विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर V बराबर R इंटू आई, तो पहले की बात है तो 1 कर देंगे, धारा सब में I है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से R2 में उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर R2 इंटू आई, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से मान लेते हैं तीसरे प्रतिरोध में, इसी प्रकार से R3 में, तो V3 बराबर हो जाएगा R3 आई, समीकरण नंबर 3। आप और भी मान सकते हैं, 3, 4, 5 कर लेंगे, 3 तक बहुत है। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम क्या है, सभी का लेफ्ट साइड एक तरफ हो और राइट साइड एक तरफ हो। इसका ये वाला आपस में जुड़ जाएगा, इसका ये वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़िए। इसका क्या है V1, इसका क्या है V2 है, इसका क्या है V3 है, और ये आपका क्या हो गया R1I, और ये क्या हो गया R2I, और ये हो गया R3I। अब एक चीज को आप समझिएगा, जैसे मान लेते हैं टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट है, और ये 40 वोल्ट जो 3 पार्ट में बढ़ गया, मान लेते हैं V1 बराबर 10 हो गया, और V2 बराबर जो है कि मान लेते हैं कि 25 हो गया, और V3 बराबर हो गया 5। तो V1 10, V2 25, 5, ये 30 और 10 40 हो गया। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, मतलब V1 को, V2 को, V3 को जोड़ दिया जाए, फिर से किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दें, इसको जोड़ दें, 10, 25, 5 को जोड़ दें, फिर से 40 के बराबर हो जाएगा, और ये 40 क्या हमारा V है। अर्थात हम जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा। I हर जगह है तो I हम कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। I इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और प्लस आगे भी आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब देखिए V अपान में I, ओम का नियम पे हम चलते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर R इंटू आई, तो V अपान में I बराबर क्या हो जाएगा R। ओम के नियम के अनुसार हम V अपान में I के जगह पे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी हैं तो आप इधर डॉट डॉट कर सकते हैं। तो इससे एक चीज हमें प्राप्त हो गई, इस श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अगर आपसे निगमन करने के लिए कहा जाता है
तो आप इसी तरीके से फिगर बना के और इस सारा प्रोसेस लिख देंगे और नीचे लास्ट में लिख देंगे अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R सभी प्रतिरोधों के बराबर होता है। और आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं V अपान में I बराबर R ओम के नियम से। तो बच्चों ये जो है आपका कंप्लीट हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको एक बार रिवीजन कर डालिएगा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी से मिलती जुलती है, समांतर क्रम संयोजन। काफी लोगों को पता होगा कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, उसका निगमन देख लिया जाए और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखा जाए इसको क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध है। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में देखिए ये जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन है। देखिएगा इसे, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा बिंदु ए से जोड़ दिया और इसका दूसरा सिरा जो है हमने जोड़ दिया है बिंदु बी से। इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन ही समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो धारा I है, जब धारा I इधर जाएगी तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। ये I1 मान लेते हैं और ये I2 मान लेते हैं और ये I3। धारा I 3 पार्ट में बढ़ जाएगी, परंतु सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज हमारा समान होगा। विभवांतर क्या होगा भाई? समान होगा। अगर इसका विभवांतर V है तो इसका विभवांतर V, इसका विभवांतर V, सबका विभवांतर V हो जाएगा। याद रखने वाली बात यही है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग परंतु विभवांतर का मान एक समान होता है। तो अब इसमें हमें निकालना क्या है, देखिए प्रतिरोध हमको निकालना है जो कि लास्ट में आ जाएगा, इस पे हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। विभवांतर हर जगह समान होता है, इसकी भी हमें नहीं चर्चा करनी है। हमको चर्चा करनी है विद्युत धारा पे कि पहले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी होगी और तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा होगी। तो ओम के नियम के अनुसार हम धारा को निकालेंगे। तो आप यहाँ पहले लिख लेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम संयोजन में है। उसके बाकी की चीजें लिख देंगे। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग तथा विभवांतर एक समान होता है। इतना लिखकर आप लिखेंगे ओम के नियमानुसार पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा देखिए क्या हो, ओम का नियम क्या है, V बराबर R इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R। तो पहले प्रतिरोध में हमें निकालना है, तो पहले प्रतिरोध में I1 बराबर हो जाएगा V1 अपान में R1। वोल्टेज तो सब में V रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से R2 में
प्रवाहित धारा, R2 में प्रवाहित धारा क्या होगा, I2 बराबर हो जाएगा V अपान में R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से R3 में प्रवाहित धारा, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R3, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 1 2 3 को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाला राइट में जोड़ेंगे। लेफ्ट क्या है आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आपका हो जाएगा V अपान में R1, V अपान में R2, V अपान में R3। इसको हम जोड़ देते हैं, तीनों हम आपको पहले ही बता चुके थे। यही धारा I जो 3 पार्ट में बटेगी और फिर से जब इधर से आएगी तो फिर से टोटल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो एक टोटल जुड़ के I हो जाएगा, V V V, तो हम V को ले लेते हैं कॉमन, तो 1 अपान में R1, 1 अपान में R2, 1 अपान में R3। इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो I अपान में V बराबर हो जाएगा 1 अपान में R1, 1 अपान में R2, 1 अपान में R3। अब फिर हम आ जाते हैं ओम के नियम पर। ओम के नियम पर देखिए क्या होता है, V बराबर R इंटू आई होता है, तो हमको I अपान में V को हम क्या कहेंगे, चलिए V अपान में I लिख दीजिए बराबर R, इसके बटे में कर देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं इसका, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो I अपान में V, इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान में R। तो ओम के नियमानुसार हम I अपान में V को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में R, तो I अपान में V को हम लिखने वाले हैं 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R। तो ये देखिए हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R। इस लाइन को हम ऊपर लिख देते हैं, इधर देखिए I अपान में V, ये इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा। चलिए तो क्या हो गया, 1 अपान में R1, 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। I अपान में V को हम क्या लिख देंगे भाई, 1 अपान में R। ओम के नियमानुसार इसको हम लिख देंगे 1 बटा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला मिल गया, व्यंजक मिल गया समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R का। तो नीचे हम लिखेंगे अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। इसको आप तैयार कर डालिएगा, देख डालिएगा। इस लेसन से ये महत्वपूर्ण प्रश्न था विद्युत धारा से संबंधित। एग्जाम में एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है इस लेसन से, जो कि इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखिए क्या होता है, आइए थोड़ा शब्दों में देख लिया जाए। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है हमने आपको बता दिया। प्रतिरोध चालक तार का एक भौतिक गुण होता है जिसमें धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वह चालक तार उतनी ही ज्यादा गर्म होगा। अब जैसे देख लीजिए, तार की लंबाई अगर अधिक है, ज्यादातर घरों में अगर पतला वाला तार है, बिल्कुल पतला वाला तार, तो उसका इस्तेमाल हम छोटी मोटी दूरियों के लिए करते हैं। अगर उस तार की लंबाई बढ़ा दे, 1 किलोमीटर दूर तक लेके चले जाएं, तो तार क्या करेगा, गल जाएगा। गलने का मेन कारण क्या है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक तार गर्म होगा और गर्म होगा तो गल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा जो बिजली का सप्लाई हो रहा है उसका जो तार देखा जाए थोड़ा मोटे मोटे तार होते हैं, क्योंकि अगर तार पतला है, ये वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं, अगर सपोज कर लेते हैं तार है तो इसका ये वाला भाग कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो मतलब तार मोटा होता जाएगा। यदि तार मोटा होता जाएगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो चालक तार कम से कम गर्म होगा और उसको लंबी दूरियों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं विद्युत सप्लाई करने में।
तो सीधी सी बात है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती और उसका जो प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मोटाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल मतलब बढ़ जाएगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, और जब प्रतिरोध घटेगा चालक तार गर्म नहीं होगा और वह गलेगा नहीं। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ एक नियतांक लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रो। इसी रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगर इसका मान निकाला जाए, ये इधर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, और एक गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा। तो जहां हम लिखेंगे रो एक नियतांक है जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसकी हमें परिभाषा निकालनी है, अगर हमें किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जानना है, तो उस चालक तार का हम क्या करें, उसकी लंबाई हम एकांक ले लें। यदि चालक तार की लंबाई कितनी हो, एकांक हो, एकांक मतलब 1 हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, एकांक हो, अर्थात 1 हो, तब देखा जाए क्या होता है। तब रो बराबर RA अपान में L होता है। तब रो बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1, और लंबाई कितना है, 1, तो रो बराबर क्या हो गया, R। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R के बराबर होता है, जबकि चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R के बराबर होता है, जबकि चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। अगर हमें इसका मात्रक जानना है, इसका मात्रक क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट में वो भी आ जाएगा। लिखेंगे रो का मात्रक बराबर किसका मात्रक भाई, R का मात्रक इंटू किसका मात्रक, A का मात्रक। देखिएगा अपान में किसका मात्रक, L का मात्रक। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, इंटू A का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो जो विद्युत धारा वाला लेसन है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, उससे न्यूमेरिकल, विशिष्ट प्रतिरोध उससे न्यूमेरिकल या परिभाषा, और उसके बाद विद्युत धारा पूछा जा सकता है। और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कल बताएंगे। आप इस पे फोकस करिएगा, इसको रिपीट कर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आपसे।